Jai Mahakal. Hello toppers, how's you doing this motivational those and welcome back to another video of Come में बम series and this is video number 8। तो आज का जो वीडियो है ये है क्लास 10th ICSE का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का मैं वन शॉट वीडियो बनाने वाला हूँ। वन शॉट वीडियो चैप्टर नंबर 1 का मैंने बनाई दिया है, अब ये 2 का है, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर जो है ये है वर्क एनर्जी एंड पावर। अब स्टूडेंट्स क्लास स्टार्ट करने से पहले देखो, वन शॉट वीडियो का मतलब है कि इस पूरे लेक्चर में आप लोग इस पूरे चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, डेरिवेशंस हैं, सारी चीजें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो प्रॉपर एकदम पेशेंस से देखना एंड डेफिनेटली आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, किताब नहीं उठाए या फिर जो एक क्विक रिविजन चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक चीज और बहुत एक रिक्वेस्ट है वो ये कि भाई देखो वीडियो जब आप देखोगे ना तो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोर्ड पे नहीं लिखने वाला क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली आपके जो नोट्स है मैंने इसके लिए नोट्स बना रखे हैं, चैप्टर 2 के मैंने नोट्स बना रखे हैं। इस नोट्स को ही मैं प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, ठीक है। और ये नोट्स आपको जो है वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप इसका नोट्स है उस डाउनलोड कर सकते हो। और एल्स अदर गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग का एक खुद का एक वेबसाइट है दैट इज topperinstitute.com www.topperinstitute.com। उसमें आप लोग अपनी क्लास सेलेक्ट करके और पर्टिकुलर सब्जेक्ट या चैप्टर में जाके इजीली आप लोग ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो या देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को अपडेट करना था। चलो ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आपका चैप्टर नंबर 2 दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। अब देखो यार, ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द बुक। पहले में आप लोगों को वर्क एनर्जी ये सब के बारे में डेफिनेशंस पढ़नी है। सेकंड पार्ट में आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दे रखा है और थर्ड पोर्शन में आपका दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी भी है, प्रॉपर अच्छे से समझते हुए चलना, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है, देखते चलो नोट्स देखते चलना सब लोग अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है ये आपको दे रखा है वर्क। अब बात करते हैं वर्क होता क्या है। तो देखो देसी भाषा में बोले तो वर्क का मतलब होता है काम। तो काम करना अगर हम देसी भाषा में बोले तो ये हो जाता है कि भाई अगर मैं कुछ चीज़ पुश कर रहा हूँ या मैं कोई चीज़ उठा रहा हूँ, है ना, तो वो एक तरह से वर्क कहलाता है, ठीक है। या फिर अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ या मैं कॉपी कंप्लीट कर रहा हूँ या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो उसको भी वर्क कंसिडर करते हैं। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वर्क की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। तो फिजिक्स के हिसाब से वर्क का मतलब होता है वर्क इज सेड टू बी डन only when the force is applied on a body and the body displace, ठीक है। कहने का मतलब अगर मैं इस बॉडी में फोर्स लगाऊंगा और अगर ये बॉडी डिस्प्लेस करेगी तभी वर्क कंसिडर किया जाएगा, ओके। तभी वर्क हम बोलेंगे कि दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इज इट क्लियर? बाकी प्रॉपर नोट्स में आप लोग जो एग्जांपल्स हैं वो भी अच्छे से पढ़ लेना, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो चलो मैं वर्क का फॉर्मूला बताने वाला हूँ, अच्छे से ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो वर्क की डेफिनेशन आप लोग को नोट्स में मिल जाएगी। अगेन आई एम सेइंग इस चैप्टर में बहुत सारा थ्योरेटिकल चीज है, तो मैं हर चीज लिखने की बजाय मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बाकी चीज आप लोगों को नोट्स में रीड करते चलना, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल्स टू फोर्स, इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो पता ही होगा आप लोगों को, 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑफ, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये मतलब समझना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट नहीं सिर्फ, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये सपोज करो एक सरफेस है, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। ये ब्लॉक है, इसका जरूर कुछ ना कुछ मास होगा। अब मैंने इसमें इधर फोर्स लगाया, मैंने इसमें फोर्स लगाया तो फोर्स की ही डायरेक्शन में मान लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस। डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो एस हो रहा है, ये बॉडी यहाँ से, ब्लॉक यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो जो वर्क होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होगा या वर्क डन बाय द फोर्स जो होगा वो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ओके।
इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप लोग इजीली वर्क निकाल सकते हो, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, एग्जैक्ट फॉर्मूला इसके बाद बताऊंगा, ठीक है? अभी आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर मान लो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ और डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या फॉर्मूला, तो क्या वर्क होगा या नहीं होगा? तो उसका एक्चुअल फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या? है ना, यहाँ तक क्लियर है? तो एक चीज ध्यान देना यहाँ पे स्टूडेंट, जो वर्क होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी मैं इसकी यूनिट सब डिस्कस करूंगा। ये होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? आई के बात समझ में? स्केलर का मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है? इज इट क्लियर? चलो ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आप लोगों को वर्क का ओरिजिनल फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ठीक है? ठीक है, हालांकि ये फॉर्मूला भी सही है बट एक्चुअल फॉर्मूला क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। किसका? वर्क का। अब सपोज करो एक, इसके लिए इसका फॉर्मूला बताने के लिए मैं एक केस लेता हूँ, ठीक है? मैं सपोज करो कि ये आपका इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है? और ये आपका हॉरिजॉन्टल से मान लो थीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है? और सपोज करो कि आपका ब्लॉक जो है वो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है? ये आपका ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। अब अगर मान लो आप फोर्स इधर लगाते हो, डिस्प्लेसमेंट भी इधर होता है, तब तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सपोज करो कि आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, आपने फोर्स कैसे लगाया? इस डायरेक्शन में। अब आपको पता है ये तो इंक्लाइंड है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? यस और नो? जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये चीज क्लियर है? बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? तब आप बोलोगे सर अब क्या लेंगे? तो कब कई बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, लोग ये ले लेते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, सो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब बात करते हैं कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है? ध्यान देना अच्छे से। फोर्स इधर लग रहा है, मतलब कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई साहब फोर्स ऐसे लग रहा है, मतलब अगर हम वेक्टर्स को ऐसे ऐसे हम लिख दें तो मान लो फोर्स यही डायरेक्शन है। अब मैं इस फोर्स के ना दो कंपोनेंट बनाने वाला हूँ, तो अच्छे से ध्यान देना। मैं फोर्स का क्या करने वाला हूँ? दो कंपोनेंट बनाने वाला हूँ। अच्छे से ध्यान देना स्टूडेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके? या फिर मैं एक काम करता हूँ, इट्स बेटर कि मैं डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट बना लेता हूँ, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे? ये देखो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया, ये मैं आप सबको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? तो अदरवाइज मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूँ। ये सपोज करो थीटा है। अब एक बात बताओ, अगर ये डिस्प्लेसमेंट आपका हाइपोटेनस अगर डिस्प्लेसमेंट है, समझना मेरी बात को स्टूडेंट्स, ये थीटा है। मुझे अगर मान लो फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इसी डायरेक्शन में को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मुझे ये निकालना है। तो मुझे ये निकालना है तो क्या होगा बताओ? ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो मुझे हाइपोटेनस दे रखा है, बेस निकालना है, थीटा दे रखा है। मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो गया यहाँ पे? एस। तो मेरा बेस क्या बन जाएगा? मेरा बेस हो जाएगा एस इंटू मेरा बेस, यानी कि ये क्या आएगा मेरा? ये हो जाएगा एस कॉस थीटा, ठीक है? एस कॉस थीटा। तो अब देखा जाए स्टूडेंट, तो देखना फॉर्मूला क्या था वर्क का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला बताऊं, ओरिजिनल फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला की बात करूं, तो वर्क का क्या फॉर्मूला होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट मीन्स ये वाला डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये है आपका एस कॉस थीटा। इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल फॉर्मूला। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब वर्क का जो आप लोग हायर स्टडीज में पढ़ोगे, तो जो 11th क्लास में पढ़ोगे, जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वर्क का वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन, लिख लेना, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये वाले केस में हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा था, ठीक है, और फोर्स ऐसे लग रहा था। तो भाई डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो ये दोनों के बीच एंगल। तो इससे आप लोग बड़े ही आसानी से वर्क निकाल सकते हो। जैसे इस वाले केस में देखें, इसमें आपका फोर्स ऐसे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा? भाई दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो cos 0 क्या होता है? 1 होता है। तो देखो यही फॉर्मूला बनेगा, एफ इंटू एस इंटू कॉस 0। कॉस 0 1 होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, तो कहने का मतलब वर्क सबसे ज्यादा कब होगा? वर्क सबसे ज्यादा तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सबसे
मतलब सेम है, ठीक है। अभी मैं केसेस समझाने वाला हूं, तो उस केसेस से आप बड़े ही आसानी से आप ये वाला फॉर्मूला अच्छे से समझ जाओगे। तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना, आई एम टेकिंग सम केसेस, ओके। तो चलो देखो फिर क्या है केसेस। तो स्टूडेंट्स, तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिफरेंट स्पेशल केसेस। ये स्पेशल केसेस है, ये आपका थीटा के हिसाब से, ठीक है। तो केस नंबर 1 है आपका, केस नंबर 1, जब आपका थीटा क्या है, 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, तो इसका तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, इसमें आप फोर्स इधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली एफ एस कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री, और ये बन जाएगा आपका एफ इंटू एस। इज इट क्लियर, यस और नो? अब बोलोगे सर एक एग्जांपल और देना, तो एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, दैट इज कि अगर मान लो कोई एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, मान लो वो नीचे गिर रहा है, वो नीचे गिर रहा है, तो उसमें फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है। कितना लग रहा है, अगर इसका मास m है तो इसका लग रहा है m इंटू जी। और सपोज करो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है सपोज इसकी हाइट, दैट इज h। तो अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इस वाले केस में जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, f, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, एफ एस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है नीचे, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h, ठीक है। और cos 0 डिग्री, cos 0 1 होता है। तो ये देखो फॉर्मूला मिल गया आपको, वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पे, mgh। अब आप लोग बोल रहे हो सर ये mgh तो नाम सुना हुआ है, हाँ, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ जो वर्क डन, जो बेसिकली इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना, वो वर्क डन में कन्वर्ट हो गई है। वो नीचे गिर रहा है तो वर्क हो रहा है, तो वो वर्क में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। फिर वो वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सब पढ़ेंगे अभी आप लोग, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसके बाद में अब सेकेंड केस देख लो, एक सेकेंड केस बताता हूँ मैं, इसके नीचे ही बता देता हूँ, ठीक है। नोट्स देखते हो चलना, नोट्स में अगला पेज में आ चुके हैं अब हम लोग, ठीक है। पेज नंबर क्या बोले 5 लिखा हुआ इधर, ठीक है। तो ये देखो क्या है, थीटा। अब ये बहुत स्पेशल केस है। थीटा अगर मान लो 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, कहने का मतलब कि अगर सपोज करो एक बंदा है, ठीक है, इसने एक लगेज उठा रखा है, तो देखो इसमें वेट नीचे लग रहा है mg, लेकिन मान लो बंदा जो है वो बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है सामने। तो कहने का मतलब फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट सामने हो रहा है। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, यानी कि थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एस cos 90 डिग्री। और cos 90 का कुछ बच्चों को पता होगा, आई होप सभी को पता हो, cos 90 जीरो होता है। तो कहने का मतलब इस वाले केस में आपका जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो दैट्स सो इंटरेस्टिंग ना। मतलब सोचो अगर कोई कूली मान लो कुछ सामान लेके आगे भाग रहा है, चल रहा है, तो कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इज नॉट डूइंग एनी वर्क। तो कहने का मतलब फिर तो उसको पैसा नहीं देना चाहिए ना गलत बिल्कुल देना चाहिए भाई, ये फिजिक्स मत लगा देना, वहां जाके मार खाओगे, बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज है, ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि अगर कोई भी बॉडी जैसे सर्कुलर मोशन करता है, जैसे अगर एक बॉल है मान लो, है ना, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसको मैंने एक स्ट्रिंग से बांध दिया, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है पता है, इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट सामने हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, टेंजेंशियल होता है किसी पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है। एंड फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जो आपने लास्ट चैप्टर में जब वन शॉट वीडियो बनाया था तब मैंने बताया था। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये अंदर लग रहा है। तो देखो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब सर्कुलर मोशन में भी जो आपका वर्क डन होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, तो चलो एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं थर्ड केस। तो थर्ड केस में आपका बहुत इंटरेस्टिंग है थर्ड केस, दैट इज, इसका क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, इसको एकदम अच्छे से कर लेना है क्योंकि कई बार पेपर में पूछते हैं, केसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। थीटा है मान लो 180 डिग्री। अब बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो अगर मान लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक में आपने फोर्स लगाया बाहर, मतलब सामने की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। लेकिन मैं निकालना चाहता हूँ वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन तो पीछे ही लगेगा ना भाई, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोज करता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, इसको आप कंसिडर मत करो, इसका कोई रोल नहीं है। वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना है अपने को। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, फोर्स पीछे लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट सामने है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, cos 180 होता है -1। तो कहने का मतलब ये जो आपको जो फोर्स मिलेगा या जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, दैट्स गोइंग टू बी नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, यानी कि वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव तो होगा ही। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे टॉपिक। अब अगला टॉपिक एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो उसको देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, सो यस स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो देखो यार, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब देखना ये कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में हमको क्या पता चलता है। ठीक है, तो देखो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि मैंने वाई एक्सिस पे मैंने फोर्स का कोऑर्डिनेट्स लिख दिया यहाँ पे, और एक्स एक्सिस में मैंने लिया है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और मैं एक बहुत जनरल सा केस लेता हूँ। मैं केस ले रहा हूँ कि मैं कोई एक ब्लॉक है और उसमें मैं एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूँ जिससे अपने को डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा फोर्स कांस्टेंट है, ओके, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मैंने कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अब मेरे को देखना है कि मैं इस फोर्स डिस्प्लेसमेंट से मैं क्या निकाल सकता हूँ या मुझे क्या मिल सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ स्लोप, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का मैं स्लोप नहीं, मैं इसका एरिया चेक करता हूँ। तो एरिया कैसे निकालते हैं, जो भी ग्राफ होता है उसमें हम क्या करते हैं, फिर एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस एक्सिस और इसके बीच में जो कुछ भी एरिया होगा, इसको हम एरिया बोलते हैं। जो कुछ भी स्पेस होगा, दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द ग्राफ। तो अगर एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे जो एरिया अगर मुझे निकालना है, तो क्या ये एक रेक्टेंगल जैसा नहीं दिख रहा? और अगर ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है तो ये मान लो F है, यहाँ से यहाँ तक ये F है, और यहाँ से यहाँ तक ये है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दैट्स वेरी सिंपल। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट, इट इज एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ वर्क। सो दैट मीन्स ये चीज ध्यान रखना आप लोग, इसका क्वेश्चन आ सकता है, एक आध क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राफ दे दिया होगा और आपको पूछेगा फाइंड वर्क। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी ग्राफ है, ठीक है, उसका आप लोगों को एरिया निकालना, ये दिया होगा, ये दिया होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो भी एरिया निकालना आता ही है, और इसका जो भी एरिया होगा ये आपको वर्क की वैल्यू बताएगा। इज इट क्लियर? तो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ओके, चलो कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं। देखो यार, ऐसा यूनिट अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट होती है जूल। ये तो सबको आप लोगों को पता ही होगा, इसको जे से लिखते हैं। इसको छोड़ के और भी एक यूनिट होती है, दैट इज सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट हम यूज करते हैं, सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। ओके, एक रिलेशन होता है 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। ओके, आई होप ये चीज आप लोगों को पता होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्क का सेक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेकंड सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पावर। फिर हमें एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो पावर देख लो क्या होता है स्टूडेंट्स। तो पावर को P से लिखते हैं। तो पावर का मैं डायरेक्ट जो इसका फॉर्मूला होता है वही डेफिनेशन होती है। तो पावर का मतलब होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि हमारे कार्य करने की क्षमता। वो तो चलो एनर्जी होता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि हम कितना वर्क कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है वर्क डन W अपॉन टाइम टेकन टू डू दैट वर्क। ओके, सो दिस इज T। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन W अपॉन T। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगेन, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट, उसको जरूर याद रखना। ये कैसे, इसको मैं डराइव करके बताता हूँ। जैसे फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने यहाँ पे ले लिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया टाइम। और हमको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है ये होता है वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो दैट मीन्स पावर का जो फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिल गया वो मिल गया फोर्स इनटू वेलोसिटी का। एंड आई थिंक दैट्स वेरी सिंपल। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूले के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखना। कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि सर ये फॉर्मूला याद नहीं था तो सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये एक फॉर्मूला है, पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ओके, अब चलो इसकी ऐसा यूनिट बात कर लेते हैं हम लोग। तो ऐसा यूनिट हम बात करें तो इसकी होती है वॉट। बहुत ही फेमस है यार। ठीक है, तो वॉट है, जेम्स वॉट के ऊपर है, ऑनर में रखा गया है इसका। ठीक है, ऐसा यूनिट। और सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट हम लोग बना सकते हैं, ऐसा होता नहीं है कुछ। ये होता है वर्क को वर्क की सीजीएस हो जाएगी अर्ग, टाइम की टी। तो अर्ग पर सेकंड ऐसे आप लोग लिख सकते हो। बट इसको छोड़ के जो हम लोग जनरली जो पावर के लिए एक हम लोग जो मशीन्स के लिए यूज करते हैं वो है हॉर्स शू पावर, HP।
जितनी भी मशीन्स होती हैं उसकी पावर हम HP के टर्म में लिखते हैं, तो ये होता है 746 वॉट। 1 HP इक्वल्स टू 746 वॉट। ऐसे क्लियर, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँ तो यार वर्क और पावर में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। वर्क होता है ना अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, लाइक वर्क होता है क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड पावर क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला भी अलग अलग है। तो जब भी डिफरेंशिएट आए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताने वाला हूँ, जब भी डिफरेंशिएट आए तो 3-4 पॉइंट तो आप लोग ऐसे ही बना सकते हो। पहला हो गया इनका डेफिनेशन, दूसरा हो गया उनका फॉर्मूला, तीसरा हो गया उनकी SI यूनिट, ठीक है। ये 3 चीज तो मतलब आप चौथा CGS यूनिट भी लिख सकते हो, ठीक है। 5वां पॉइंट हो गया कि उसके फॉर्मूले के हिसाब से आप लोग पॉइंट्स लिख सकते हो। जैसे कि वर्क जो है, ठीक है, वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे बोल सकते हो दैट जो वर्क है वो आपका डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, पावर आपका वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ऐसे करके एक एक दो पॉइंट उनके फॉर्मूले के बिहाफ पे आप लोग बना सकते हो। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है जिससे आप इजीली जो है पॉइंट्स बना सकते हो जब भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आते हैं, तो डिफरेंशिएट के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब चलो, अब मैं एक और दैट इज थर्ड बच गया, तो थर्ड अब मैं करवाता हूँ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी के क्या क्या फॉर्मूले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आराम से नोट्स देखते चलना, नोट्स में सब चीज मैंने कवर की है, ठीक है। सो यस स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3 दैट इज एनर्जी। अब देखो एनर्जी क्या होता है। एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। अगर मान लो मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे पास एनर्जी है तभी तो मैं वर्क कर सकता हूँ। वैसे ही कोई भी बॉडी है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, एक हमने बॉल लिया था, उस बॉल में बेसिकली देखा जाए तो mgh, कहने का मतलब mgh अमाउंट का पोटेंशियल एनर्जी था। तभी तो जैसे ही हम उस बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वो फिर वर्क में कन्वर्ट करता है या फिर किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। बाकी एनर्जी बहुत सारे तरीके के होते हैं, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मतलब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग को आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले भी अब अलग अलग एनर्जीज के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तो इसका ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें जो है वो सेम है, दैट इज इसकी यूनिट जो है दैट इज वेरी सेम, सिमिलर, सेम क्या मतलब सेम ही है वर्क के, है ना। इसकी भी यूनिट आपकी जूल ही होती है, ठीक है। अगेन इट इज़ ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको छोड़ के कुछ और यूनिट्स हैं जो आप लोगों को दे रखा है बुक में, मैंने नोट्स में भी ये कवर किया है, दैट इज 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन जब आप किसी भी अप्लायंस से, मान लो 1 किलोवाट, अगर कोई भी आपका अप्लायंस 1 किलोवाट अगर पावर कंज्यूम कर रहा है और वो 1 घंटे के लिए कर रहा है, तो उससे जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी उसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। जो आपके घर का जो एनर्जी मीटर होता है ना, जो बिजली मीटर जो बाहर में लगा होता है, वो यही मेजर करता है कि आपने घर में कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, तो वो kWh में होता है। आप लोग इसका जब डेरिवेशन करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, किलोवाट को सिंपल वॉट में कन्वर्ट करो तो ये 1000 हो जाएगा, एंड आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दो 3600, तो ये आपका वॉट सेकंड हो गया, ठीक है। और वॉट सेकंड को हम जूल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को पता होगा, इसको आप जूल भी लिख सकते हो। तो ये एक रिलेशन होता है किलोवाट आवर का और जूल के बीच का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। 2 और यूनिट्स दे रखी हैं जो शायद पेपर में आप लोगों का पूछ सकता है, तो इसको भूलना मत। एक आप लोगों का दे रखा है कैलोरी का, दैट व्हाट इज कैलोरी, ठीक है। कैलोरी आप लोगों को पता होगा, आप लोग जब हम लोग जो खाना खाते हैं तो उसमें लिखा रहता है इसमें इतनी कैलोरी है, इसमें ये, तो दैट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ओके, हीट एनर्जी बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। अब इसकी डेफिनेशन कैसी रखी है वो ध्यान रखना, कई बार डेफिनेशन पूछ देता है कैलोरी का, तो ध्यान से सुनना। 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर, टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 किलो ऑफ वाटर। कहने का मतलब 1 कैलोरी कितना होता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 1 कैलोरी होता है कि अगर मान लो आप वाटर जो है, वाटर का 1 kg लो, ठीक है, वाटर का 1 kg, और इसका टेम्परेचर, अगर आप इसका टेम्परेचर 14.5, ये भी बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के लिए। तो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाने में, यहाँ से यहाँ तक जो टेम्परेचर बढ़ाने में जो ये हीट एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको हम बोलते हैं कैलोरी, दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी की वैल्यू होती है 4.186, ये वैल्यू याद रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो ये 1 कैलोरी की वैल्यू क्या होती है, वह 4.186 जूल, ठीक है। और इसको आप लोग इधर डिवाइड करके जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आगे आप लोग पढ़ोगे, आगे काम आएगा। 0.24 कैलोरी ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये आपके कैलोरीमेट्री में काम आता है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। जो एक चैप्टर है ना आप लोगों का, चैप्टर नंबर 11, उसमें ये फॉर्मूला काम आएगा, तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? अब एक और होता है इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ोगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, 1 ईवी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, इसकी भी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग टाइप की है, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे तब बताऊंगा। 1 EV is the energy gained by an electron when it is accelerated across a potential difference of 1 volt। यानी कि अगर आप कोई 2 इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, उसके बीच में अगर आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट करता है, तो वो एक्सिलरेट करके कितना एनर्जी वो गेन करता है, दैट एनर्जी गेन, दैट काइनेटिक एनर्जी गेन इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू होती है, बहुत इजी तरीका याद रखने का, ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ और ये हो गया आपका जूल। तो ये वैल्यू भी आप लोग याद रख सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग यहाँ पे बोलोगे कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रहे हो, तो देखो न्यूमेरिकल्स के लिए मुझे फिर एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर कवर करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर, ठीक है। बाकी बच्चे जो है, आप लोग जो है वेबसाइट में जाके अपना क्लास सेलेक्ट करोगे तो आपको सारी वीडियोज़ 1 by 1 की वीडियोज़ आप लोगों को सब मिल जाएगा भाई, तो आप लोग चेकआउट कर लेना एक बार, ठीक है। ओके, तो अब मैं इसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहा हूं, दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। ये तो हालांकि थ्योरेटिकल है थोड़ा, लेकिन शुरुआत के जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी उसमें थोड़े से डेफिनेशन फॉर्मूले दे रखे हैं, तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना। सो यस स्टूडेंट्स, अब ये सेकंड पोर्शन स्टार्ट हो गया चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, बिकॉज शुरू के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसके काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो देखो यार, आपने को ये बात पता है, मैंने अभी बताया, लास्ट टॉपिक मैंने एनर्जी पढ़ाया, उसमें मैंने बोला कि भाई इसमें एनर्जी का कोई ऐसा जनरल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। डिफरेंट एनर्जीज होती है, उनके अपने अपने स्पेसिफिक फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, तो बहुत सारी एनर्जीज होती है, ठीक है। बस उन्हीं की हमको स्टडी करनी है इस सेकेंड वाले सेक्शन में, ठीक है। तो जो हमारा जो फोकस है वो है मैकेनिकल एनर्जी पे, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना क्या होता है। वैसे नोट्स में मैंने बहुत कायदा प्रॉपर तरीके से विद प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग देख सकते हो, साथ साथ नोट्स देखते चलना, ठीक है, उसमें आप लोगों को मिलेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी का मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाया है, दैट द एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी कहने का मतलब, अगर कोई बॉडी मान लो मोशन में है या किसी एक हाइट पे रेस्ट पे है, तो उस पर जो एनर्जी पॉजेस्ड होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकली रिलेटेड है, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी जो है ये अगेन आपके 2 टाइप्स के हो सकते हैं, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। एक होता है काइनेटिक, ठीक है, एक होता है काइनेटिक और एक होता है पोटेंशियल, ठीक है। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो मैं साथ साथ बताते चलूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वैसे तो पता ही होगा काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, दैट मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। एंड पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। यानी कि अगर कोई बॉडी कुछ हाइट पे है, या फिर अगर हम स्प्रिंग में बात करें, तो अगर हमने उसको कंप्रेस किया हुआ है, एक प्रॉपर कंप्रेस किया, तो उसके पास जो अब एनर्जी पॉसेस्ड है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव 2 टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन इन द बुक। वन इज ग्रेविटेशनल, okay, gravitational potential energy, and another is इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल वाला क्या हो गया, ग्रेविटेशनल वाला हो गया अपना, हम किसी अगर बॉडी को एक पर्टिकुलर हाइट तक ले जाते हैं तो उसमें जो एनर्जी पॉजेस्ड होती है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक में क्या हो गया, स्प्रिंग वाला, किसी बॉडी अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं या उसको हम इलोंगेट कर रहे हैं, तो उसमें जो एनर्जी पॉजेस्ड होगी, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
सबकी डेफिनेशंस मैंने आप लोगों के बुक में बकायदा लिखा रखी है, मैं आपको सिर्फ साथ साथ में एक्सप्लेन करता चलूंगा और फॉर्मूले बताऊंगा, तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले आप लोगों को दे रखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर आप किसी एक बॉल को जो कि सरफेस में रखा है, ठीक है, अर्थ में रखा हुआ है, इस बॉल को अगर आप किसी हाइट तक लेके जाओगे, मान लो इसको मैं एक हाइट लेके जा रहा हूँ h तक, ठीक है, इस बॉल का मास m है और मैं इसको उठा के h हाइट तक लेके जा रहा हूं, तो मैंने उसको उठाने में जो मैंने वर्क किया वो वर्क बेसिकली आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी अब स्टोर हो जाएगा एट अ हाइट, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड mgh। इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। m इसका मास हो गया, h हो गया इसकी हाइट। बहुत ही सिंपल है, इज इट क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट सम हाइट h इज mgh। यस, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एक मसाले कंपनी थी, यू नो लाइक MDH, है ना, तो MDH के जो मेन जो थे, मतलब जिन्होंने, और फाउंडर जो थे जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की थी, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है यार। ही डिड अ वेरी गुड जॉब, है ना, मतलब बहुत उन्होंने अपने लाइफ में बहुत हेल्प की है, बहुत चैरिटी डोनेट किया, कई स्कूल्स खोले हैं, बहुत सोशल वर्क किया है। तो ही वॉज रियली अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, ठीक है। आई होप हिज सोल रेस्ट इन पीस। ओके सर, चलो अब आ जाओ जल्दी से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक फॉर्मूला और लिखा है मैंने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब कि अगर सपोज करो कि कोई बॉडी पहले कुछ हाइट h1 पे थी, ठीक है, अब मैंने इसको h1 से उठा के मैंने इसको h2 में ले गया, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी जो गेन हुआ है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh2 माइनस यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल एनर्जी जो इसके पास है अभी mgh1, तो ये हो जाएगा mgh2 माइनस h1। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को हल्के में मत लेना, ये फॉर्मूले के न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल मैं अभी इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। तो मेरी अगर न्यूमेरिकल्स आपको देखना है, मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है, तो आप लोग जो है वेबसाइट में जाके अपने सेक्शंस खोल के देख सकते हो। उसमें वेबसाइट ऑपरेट करने में दिक्कत होगी, तो मैं इसके लिए बहुत जल्दी एक सरप्राइज वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें पूरा ट्यूटोरियल दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, आई विल एक्सप्लेन अबाउट इन दैट। ओके, सो ये इज इट क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mg, और लिंक, वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो यार, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है बेसिकली, अगर हम इसमें बात करें तो अगेन इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, बिकॉज है तो एनर्जी, स्केलर क्वांटिटी है, सब चीज सेम रहना है, बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, mgh। तो अब देखते हैं इलास्टिक। तो इलास्टिक क्या फॉर्मूला आपके बुक में नहीं दे रखा है, बट मैं लिखवा दूंगा। इसका मतलब होता है, देखो, अगर जैसे एक स्प्रिंग होती है, इस स्प्रिंग को अगर आप मान लो इधर फोर्स लगा के कंप्रेस करते हो, तो आप जो वर्क कर रहे हो वो वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, अगर मान लो आपने x डिस्प्लेसमेंट अंदर किया या फिर x आपने बाहर खींचा, तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है, ये बनता है हाफ के एक्स स्क्वायर। याद रख लेना भाई, हाफ mv स्क्वायर जैसा है हाफ के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये नहीं आएगा, बस नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट 11th में जाओगे तो पढ़ोगे। x है आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यहाँ से, मतलब ये मीन पोजीशन है, तो यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जितना आपने अंदर कंप्रेस किया है या फिर जितना आप बाहर की तरफ खींचोगे। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गए अपने ये दो, ठीक है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी देख लो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे समझा देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अब बोलोगे सर नोट डेफिनेशन, तो डेफिनेशन पूरे नोट्स में लिखेगा, क्या टेंशन है। चलो अब देखो इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर कोई बॉडी मान लो, लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, एक ब्लॉक है, इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी मान लो v है, वेलोसिटी बोल दो या स्पीड बोल लो। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी या जितना ज़्यादा मास होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। और फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। इज इट क्लियर? आई क्या बात समझ में? वैसे इसका एक डेरिवेशन दे रखा है आपके बुक में, आप लोग चाहो तो उसको मैं चलो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेरिवेशन समझा देता हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी का एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है। वैसे नोट्स में मैंने प्रॉपरली मेंशन किया है, चलो एक बार समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, अच्छे से देखना।
सपोज करो कि बॉडी जो है इनिशियली, सपोज करो बॉडी वाज एट रेस्ट, सो यू यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। अब हमने यहाँ पे फोर्स लगाया F मान लो, और F फोर्स लगाने के बाद जब ये यहाँ से यहाँ तक जब इसने डिस्प्लेसमेंट किया तो मास तो वही रहेगा, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी भी हो चुकी है। फाइनल ऑब्वियस सी बात है ना, जब हम किसी रेस्ट वाली बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ स्पीड आएगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो सपोज करो एस डिस्प्लेसमेंट के बाद में इसकी जो स्पीड है वो हो गई है v, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे वी नो दैट, मैं एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करता हूँ कि कितना एक्सेलरेशन यहाँ पे हुआ है। तो अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अच्छे से समझना। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ थर्ड वाला, वी स्क्वायर, 3 इक्वेशन पढ़ा है ना आप लोगों ने, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैसे थर्ड क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर मेरा फाइनल वेलोसिटी, v स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, u 0 था, ठीक है, प्लस 2 इंटू a इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है s है। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा 2s, नीचे डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2s। इज इट क्लियर, दैट मीन्स आपका ये जो बॉडी है ये कितना एक्सेलरेट कर रहा है, v स्क्वायर बाई 2s। अब बात करते हैं कि सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये तो एक्सेलरेशन निकला है। तो देखो यार, हम जो वर्क किए हैं, हमने जो वर्क किया है वही तो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो रहा है। हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो वही तो वर्क हमारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो वर्क क्या कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बोलोगे कि सर फोर्स क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मैं वो वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू s, तो ये हो जाएगा m इंटू a की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर बाई 2s इंटू s, s कट जाएगा। आप लोग यहाँ पे देखोगे फॉर्मूला मिलेगा हाफ mv स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर, ये क्या है आपका स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी है। तो इस तरीके से ये एक सिंपल सा एक डेरिवेशन है जिससे आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। सो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अब यहाँ पे कुछ रिलेशंस हैं। अब जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। बाकी नोट्स में मैंने ये चीज कवर की है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। तो देख लो क्या रिलेशन है, इजी भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, ये तो अभी पढ़ा हमने। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को p से लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अब मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने वाला हूँ, अच्छे से ध्यान देना। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ, यार एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे में m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर। तो इसको मैं ओवरऑल लिख सकता हूँ mv का होल स्क्वायर अपॉन m। इज इट क्लियर, ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv आपका मोमेंटम बन जाएगा, लीनियर मोमेंटम, इसका स्क्वायर अपॉन m। सो दिस इज द रिलेशन, ओके, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज मोमेंटम। तो ये रिलेशन होता है आपका, तो इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब आप लोग चाहो तो दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हो, 2m को इधर भेज दोगे तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2m k, है ना। तो लीनियर मोमेंटम का अगर यहाँ पे हम अंडर रूट ले लें तो p हो जाएगा अंडर रूट ऑफ k, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है। तो भाई कई बार क्वेश्चन पूछ देता है काइनेटिक और उनके बीच का रिलेशन बताओ, या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे कई ऐसे बच्चे हैं जिनको ना ये दो केस दे रखे हैं, ये समझ में नहीं आते, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार समझा ही देता हूँ। तो केस 1 में ये बोलता है कि अगर मान लो हमारे पास 2 बॉडीज़ है, इसी का ही मतलब समझते चलना, ठीक है, 2 बॉडीज़ हैं, इसका एक का मास m, ये छोटा m है मतलब कि इसका मास कम है, और एक का कैपिटल M है यानी कि इसका मास ज़्यादा है, ठीक है। इज इट क्लियर, आई बात समझ में। और सपोज करो कि दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है वो सेम है, यानी कि दोनों जो मोमेंटम जिस मोमेंटम से चल रहे हैं वो सेम है। तो बात करते हैं कि यहाँ पे क्या रिलेशन मिलेगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं इसका लिख देता हूँ, इसको नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 2 दे देता हूँ। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ke1, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ p स्क्वायर बाई m, ये रहा फॉर्मूला। इसकी काइनेटिक एनर्जी 2 नाम दे देता हूँ, ke2, ये हो जाएगा हाफ, मोमेंटम सेम है तो p स्क्वायर बाई कैपिटल है। अब मैं काम करता हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो डिवाइड करूँगा तो देखो क्या मिलेगा, ke1 अपॉन ke2, क्या हो जाएगा,
जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो हाफ हाफ कट जाएगा। एक बार लिख देता हूँ, हाफ पी स्क्वायर बाई स्मॉल एन अपॉन हाफ पी स्क्वायर बाई कैपिटल एन। हाफ हाफ कट गया, पी कट गया, पी स्क्वायर कट गया, एम ऐसे ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, तो कहने का मतलब देख सकते हो आप लोग कि कैपिटल एम यानी कि इसका मास ज़्यादा था एज कम्पेयर टू दिस, मास ऑफ सेकेंड बॉडी इज मोर, तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी जो रहेगा वो ज़्यादा होगा। तो हमको क्या रिलेशन मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, यस इसका मास ज़्यादा है, सेकेंड वाले का मास ज़्यादा है, तो पहले वाले का जो है यानी कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगी। ध्यान देना, यस ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना भाई, बोलोगे क्या सर कंफ्यूज कर देते हो सर आप। तो ये जो वैल्यू है, क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगी भाई? इसका मास ज़्यादा है, इसका कम है, तो क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है? तो और ये ग्रेटर देन 1 है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ दैट दिस इज ग्रेटर देन 1? और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट वाले बॉडी का जो होगा इट विल बी मोर देन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो काइनेटिक साइड। तो कहने का मतलब केस 1 क्या बोलता है कि अगर दो बॉडीज़ है, एक का मास कम है एक का मास ज़्यादा है, दोनों का लीनियर मोमेंटम अगर सेम है, तो जिसका मास कम है उसका स्पीड ज़्यादा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इज इट क्लियर? तो ये एक रिलेशन है। ऐसा ही एक और रिलेशन दे रखा है केस 2 में, उसको आप लोगों को अपने आप से करना है, दैट्स अ होमवर्क फॉर यू ऑल। अगर डाउट होगा तो नीचे कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। ओके ठीक है, आई बात समझ में? तो अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो जनरली पेपर में पूछ ही देता है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आप लोग क्लास 11th में जाओगे तो और डिटेल्ड में पढ़ोगे इसको। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? ये थ्योरम यही बोलना चाहता है कि भैया आप जो वर्क है, आप वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हो, वाइस वर्सा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो भी वर्क आपने किया है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, तो यही हम लोग प्रूव करने वाले हैं। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी, अगर कोई मूविंग बॉडी है उसमें जो आप वर्क करोगे इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब मान लो कोई बॉडी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कुछ काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, उसमें आप अगर एक्स्ट्रा वर्क लगाओगे, अपने वर्क करोगे एक्सटर्नली, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जितनी बड़ी है जो दोनों काइनेटिक एनर्जी जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन। तो जितना आपने वर्क किया, वर्क कहाँ कन्वर्ट हो गया, वो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया। तो इसका ना प्रूफ भी पूछता है, तो चलो प्रूफ करवाता हूँ, फिर समझाता हूँ। तो देख लो भाई, प्रूफ देख लो एक बार, फिर स्टेटमेंट नीचे ही आ जाएगा। ये मास है, मान लो इस पे फोर्स इधर लगा, अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो यू से ही मूव कर रहा था, अब हमने फोर्स लगाया और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी किया, हमने वर्क किया, तो अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो गई भाई। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, इनिशियल u थी और इतना हमने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वर्क डन, कितना वर्क किया स्टूडेंट्स, ये हमने किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। अब बात करते हैं सर आगे, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड। अब बात आती है कि सर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वही वाला फॉर्मूला, एकदम सेम डेरिवेशन है। तो थर्ड इक्वेशन यूज करूं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से a निकालना है अपने को, ये इधर भेज दो, इधर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो a क्या हो जाएगा आपका, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो ये यहाँ पे डाल दो m इंटू ये वैल्यू मैं यहाँ डाल रहा हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s। एस कट गया, चेक करो क्या आ रहा है, 2 इधर बाहर कॉमन ले लिया, m, ठीक है भाई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, अलग अलग कर दिया। तो ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी
माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, हम जितना वर्क करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी हो। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? ये तो बस हमने काइनेटिक एनर्जी का लेके किया है। ठीक है, अब देखो यार, इसके बाद आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म्स कितने हैं। तो आप बुक में देख सकते हो, 2-3 दे रखे हैं। ट्रांसलेशनल यानी कि अगर कोई बॉडी मान लो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दूसरा होता है रोटेशनल, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ कर रहा है या खुद रोटेट कर रहा है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। थर्ड है वाइब्रेशनल, अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसका मैंने डेरिवेशन आप लोगों को बता दिया है। अब इसके बाद में आपके बुक्स में आगे दे रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसमें आपका दे रखा है हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी जो वाटर की जो एनर्जी होती है, जिससे डैम में से जो पानी मिलता है अपने को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी तो क्लास चैप्टर 12th में पढ़ना ही है अपने को। और ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, तो बहुत सारी एनर्जी है भाई। इन सबको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से एक आध पूछ सकता है जनरली इसको इसमें कन्वर्ट करने में क्या कौन सी एनर्जी होती है। तो अगर कॉमन सेंस होगा तब तो कर ही दोगे, कॉमन सेंस नहीं है तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि इसको पढ़ लेना एक बार। ये हाथ जोड़ से विनम्र निवेदन है आपसे कि एक बार रीड कर लेना, जितना मोटा मोटा रीड कर लेना, दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, ठीक है, एंड आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल, थोड़ा सा नॉलेज भी बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सेकंड सेक्शन खत्म हुआ है। अब थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ डेरिवेशन है जो आ सकते हैं भाई, तो उसको प्लीज अच्छे से ध्यान देना, इजी भी है। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्ड सेक्शन है ये चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें 2 डेरिवेशन दे रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबसे पहले समझते हैं होता क्या। देखो, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बट एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, या आप एनर्जी को ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो डेफिनेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स आर गिवन टू यू। दूसरी लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैकेनिक्स में हम ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड होता है, यानी कि वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आपका जो मतलब कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और यही अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे, इस बात को हम लोग प्रूफ करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगा वो कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगा, कभी वेरी नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मैकेनिकल एनर्जी में क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखते हैं, तो इन दोनों का सम हमेशा आपको सेम मिलेगा, कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, मतलब कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कभी कम ज़्यादा नहीं होने वाला किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो अब समझ में नहीं आया होगा मेरे को लग रहा है प्रॉपर अच्छे से, तो एक बार चलो डेरिवेशन बताता हूँ, इसको प्रूफ करेंगे अपन। तो इसको प्रूफ करने के लिए 2 मेथड दे रखे हैं। एक पहला दे रखा है फ्री फॉल बॉडी, है ना, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो अच्छे से ध्यान देना, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इज इट क्लियर? तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, एक बार अच्छे से ध्यान देना स्टूडेंट्स। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल बताने वाला हूँ आपको। एग्जाम्पल ऐसा है कि सपोज करो ये अर्थ है एंड वी हैव लाइक, हम यहाँ पे 3 पोजीशन लेने वाले। एक बॉल है, एक बॉल को हमने ड्रॉप किया है, यहाँ पे बॉल था, ये पोजीशन 1 था, ये पोजीशन 2 था, ये पोजीशन 3 है, हमने इसको ऊपर से ड्रॉप किया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे तीनों पॉइंट पे, या कोई भी पॉइंट ले लोगे, यहाँ मैं 3 पॉइंट लिए हैं, तो तीनों पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है ना वो कांस्टेंट मिलेगा। अब चलो करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं केस 1 ले लेता हूँ। यहाँ पे है, इसका मास m है और इसकी हाइट मान लो h है। तो चलो पहला है पोजीशन 1 पे देख लेते हैं क्या होगा। तो पोजीशन 1 पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जस्ट हमने अभी ड्रॉप किया है। तो अभी जस्ट ड्रॉप किया है कि अभी इसकी जो इनिशियल स्पीड है, जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है। कहने का मतलब कि इस पर काइनेटिक एनर्जी 0 है यार, है ना। तो एट पोजीशन 1 पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा था, एट एच हाइट जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हो जाएगा mgh, है ना। ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था mgh। ठीक है, तो
अगर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं, ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या मिलेगा आपको, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा 0 प्लस mgh, यानी कि कितना मिलेगा mgh। अब आप देखना यहाँ पे भी उतना ही मिलने वाला है और यहाँ पे भी उतना ही दे मिलने वाला है, तो अच्छे से ध्यान देना। अब मैं पोजीशन 2 पे आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। सो पोजीशन 2 पे ध्यान देना सब लोग अच्छे से। तो पोजीशन 2 पे हमको एक डिस्टेंस लेना पड़ेगा कि सपोज करो ये ग्राउंड से x डिस्टेंस पे, ऐसा मान लेते हैं x डिस्टेंस पे। तो देखो, तो यहाँ पे बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। मैं बोलता हूँ पोटेंशियल एनर्जी होगा, अगर मान लो इसका मास m ही है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन g लग रहा है और हाइट यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा mgx। अभी देखना, मैं दोनों को काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करूंगा तो mgh ही आना चाहिए और यही आएगा। तो देखो, अब चलो बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। अब काइनेटिक एनर्जी यार, इस पॉइंट पे अगर जब तक हमें वेलोसिटी नहीं पता रहेगा हम काइनेटिक एनर्जी नहीं बता सकते। ऑब्वियस ही बात है, जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर से जब हमने ड्रॉप किया तो जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो है काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पे v जानने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला लगा लेता हूँ, 12mv²। अब v निकालने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करता हूँ, v = u + at। क्या पता उससे बात बन जाए, तो v = u + at। बट मुझे टाइम भी नहीं पता, तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकता। मैं यूज़ करूँगा, मुझे ये डिस्टेंस ज़रूर पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, तो मैं थर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, थर्ड वाली इक्वेशन यूज़ करूँगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये है h, ये है x, ये हो जाएगा h - x। तो चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा v² = u² + 2as। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी v² है, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आप लोगों को इक्वेशन यूज करना आता है कि नहीं आता है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो v², ये देखो यहाँ पे u 0 था, यहाँ से यहाँ तक का निकाल रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया h - x। तो v² क्या हो जाएगा, u² यहाँ पे 0 था प्लस 2g, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कितनी है g, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है h - x। कितना है भाई साहब, h - x। वाह, तो v² की वैल्यू ही हमें यहाँ पे रखनी है, तो मैं अभी कुछ नहीं करने वाला इसमें, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 12m, v² की वैल्यू डायरेक्ट डाल दो 2g h - x, ठीक है। 2 काट दो, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा mgh - mgx। आई होप आप लोग को ये कैलकुलेशन आ रहा होगा समझ में यार, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी भी मिल गया। अब चलो टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो टोटल एनर्जी मिलेगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई साहब, mgh - mgx, ये काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, प्लस mgx। वाह, ये और ये कट गया, तो अल्टीमेटली ये मिल गया mgh। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों केस में आपको टोटल एनर्जी सेम मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। तो ये लॉ आपका क्या कर रहा है, तो इसको ओबे कर रहा है। अब चलो पोजीशन 3 में बता देता हूँ, यहाँ पे भी सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। तो पोजीशन 3 में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार अब ये बॉल एकदम जीरो ग्राउंड पे गिर चुका है, तो अब इसकी हाइट नहीं है, तो अब इसका पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। अब चलो यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगी ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो फिर वही यहाँ से यहाँ तक का केस ले लें। अब हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट भी पता है, u0 है, काम बन जाएगा भाई। तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, v² = u² + 2as। तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है, u0 है 2, एक्सेलरेशन g है, और हाइट कितना है भाई साहब, h है। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 12m, v² की वैल्यू क्या है, 2gh, 2 कट गया तो ये आ गया mgh। तो जब आप टोटल एनर्जी निकालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी mgh, तो ये आपको सेम रिलेशन मिलेगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में सबको? बहुत ही सिंपल है, एक बार ज़रूर इसको करके देख लेना। अगर फिर भी आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आ रहा है, अगर आप अच्छे से समझना चाह रहे हो तो यार उसमें वेबसाइट में चले जाना और आप अपनी क्लास सेलेक्ट करके ना फिजिक्स के चैप्टर 2 के वीडियोस देख लेना, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, लास्ट वाला वीडियो होगा, अच्छे से देखना, डिटेल्ड में मिल जाएगा। कुछ चीज़ अगर लगता है ना छूट रहा है तो उसको देख सकते हो, मतलब आप लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग के लिए डाले हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा इसका डेरिवेशन। अब इसमें ग्राफ आता है, वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझ लो भाई, ठीक है। तो मैं ग्राफ बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक ग्राफ आएगा और उसके बाद में
ग्राफ के बाद में एक और इसी टाइप का एक और डेरिवेशन है पेंडुलम के लिए, बस ये दो चीज़ बचते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके यार क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें डेरिवेशन आ सकता है बस, ठीक है, डेरिवेशन आ सकता है, ग्राफ भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो भाई ग्राफ को हल्के मत लेना, ठीक है। तो चलो एक बार ग्राफ समझा देता हूँ कि बेसिकली ग्राफ है क्या ये। तो ये ग्राफ बताना चाहता है, एक बार रुको एक सेकेंड, ये पोजीशन है अलग अलग CBA मतलब, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यस ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इसी में ही समझा देता हूँ। हमने देखा कि अगर हम जैसे बॉल के एग्जांपल लें यहाँ पे 1 2 3, तो ये C है, ठीक है, ये आपका B है, ये A है। तो C पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, A पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है। तो C पे अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊँ तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा मिलेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। तो C पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0, A पे मैक्स है, ठीक है, जो कि कितना है, ये कितना है भाई साहब, ये है mgh, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो वो जस्ट उल्टा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी C पे मैक्सिमम होता है mgh, ये देखो हमने देखा भी था यहाँ पे mgh, और A पे यहाँ पे 0 हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। और अगर टोटल एनर्जी की बात करूँ तो टोटल एनर्जी तो भाई साहब ये आपका काइनेटिक एनर्जी का है। टोटल एनर्जी बात करो तो किसी भी पॉइंट पे वो हमेशा mgh ही मिलता है। तो दिस इज ऑफ टोटल एनर्जी, दैट्स वेरी सिंपल, ओके। दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी पोजीशन टाइम, दिस इज एनर्जी पोजीशन ग्राफ। इज इट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है, सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे जहाँ पे दोनों का सेम है तो उस पॉइंट पे ये मिलेगा आपको हाफ mgh। तभी तो जब हम टोटल निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ mgh, पोटेंशियल भी हाफ mgh, हाफ mgh मिलेगा। तो टोटल एनर्जी आपका कंजर्व्ड रहने वाला है। तो ये चीज़ याद रखना, कई बार ये पूछ लेते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सेकेंड केस, एक और मेथड है जिसमें हम लोग फिर यही बात प्रूव कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि है आपका पेंडुलम का। तो अच्छे से ध्यान देना, ये पेंडुलम का केस है, ठीक है। तो देखो पेंडुलम में आपको पता है कि ये होता है मीन पोजीशन, ठीक है। ये पेंडुलम है, ये बॉब है, ये स्ट्रिंग है, ये इसकी मीन पोजीशन होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस पोजीशन को B मान लेता हूँ, B पोजीशन है ये, इसका मास m है। इसको एक एक्सट्रीम तक ले गए तो ये हो गया आपका पोजीशन, यहाँ पे C ले सकते हो, और ये दूसरा एक्सट्रीम है पेंडुलम का, इस तरीके से। यहाँ पे ये मत सोचना कि 3 पेंडुलम है, ठीक है, एक ही पेंडुलम है, अलग अलग पोजीशन। ये एक्सट्रीम A है, इधर एक्सट्रीम C है। ऐसा होता है ना, इसके अबाउट ऐसे ऐसे क्या करता है, ऑसिलेट करता है ना, इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा कि तीनों पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी तीनों पॉइंट पे सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो सपोज करो ये आपका ग्राउंड लेवल पे है, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा, इसका मैक्सिमम हाइट h मान लेता हूँ, तो इसका भी मैक्सिमम हाइट h आएगा, ठीक है। तो चलो अब तीनों पोजीशन पे मैं आप लोगों को टोटल एनर्जी निकाल के दिखाता हूँ। ABC पोजीशन, यहाँ पे मैंने 1 2 3 नाम नहीं दिया है, मैंने ABC नाम दिया है, तो इसीलिए ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो पोजीशन A पे बता देता हूँ मैं, पोजीशन A पे। तो यार पोजीशन A पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम एक्सट्रीम में पहुँच गया। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होता तो वो और ऊपर जाता, तो यहाँ तक पहुँचा मतलब कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इसका मास m है, mg, इसकी हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ग्राउंड से लेते हैं हमेशा हाइट h है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। तो कहने का मतलब टोटल एनर्जी कितना हो गया 0 + mgh यानी कि mgh। अब भाई साहब जो यहाँ होगा वो वही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh। अब चलो B पे बस निकालना है अपने को, तो पोजीशन B पे क्या हो जाएगा देख लो। पोजीशन B पे पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि ये भी ग्राउंड पे लेवल पे आ गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये होगा हाफ mv², क्या होगा हाफ mv²। अगेन अब v निकालना है तो ये इनिशियल मान लो, तो इनिशियली यहाँ पे मान लो u 0 था स्पीड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट h हो गया। तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो v² = वही सेम रिलेशन है 2as, सो v² हो जाएगा 0 + 2g। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये मत ले लेना भाई, यही लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2gh, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m 2gh, 2 कट गया, ये भी आपका mgh आ रहा है।
तो दैट मीन्स एट पोजीशन बी भी पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी mgh, टोटल ऐड करोगे तो आपको मिलेगा mgh, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, और यहीं पे ही आपका जो ये चैप्टर है ये खत्म होता है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आई होप आप लोगों को ये वन शॉट वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एंड मुझे भी बहुत खुशी हो रही है इस वीडियो को बनाने के बाद में, ठीक है। इट फील सो गुड एंड सो मोटिवेटेड कि अब हम लोग अगला बम बहुत जल्दी फोड़ने वाले हैं। बट उससे पहले आप लोगों को पता है हर बार की तरह इट्स सेलिब्रेशन टाइम। सो फाइनली स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, एक और चैप्टर हो गया, वन शॉट वीडियो, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। अब वेट करो अगले वीडियो का, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स का भी शुरू करना है, तो काम बहुत है भाई, अपने लेवल पे पढ़ने लग जाओ, अपने लेवल से पढ़ना शुरू कर दो, एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग, कीप लविंग, कीप डूइंग व्हाटएवर यू लव टू डू, ओके। सो बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।